जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी एनर्जी छत्तीसगढ़ में झोंक रही है, बिल्कुल कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है और इसलिए राहुल गांधी के प्रवास के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ प्रवास होने वाला है और इस बार वो जाएंगे राजनांदगांव, जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से हमेशा से लड़ते हुए आए हैं। 2004 से वो वहां के एमएलए रहे हैं, उससे पहले वहां के एमपी रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस को तैयारी करके इस मैदान में उतरने की जरूरत है, इस चीज का विश्लेषण आज हम करेंगे। नमस्कार और जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और आज हमारे साथ इस टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, पीटीआई के छत्तीसगढ़ हेड संजीव गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। सर, जैसे कि मैंने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है, कांग्रेस फुल तैयारी में इस बार भी उतरेगी। पिछले बार इनकी तैयारी थी एससी वोट को साधने की, क्योंकि जांजगीर चांपा की तरफ ये गए, लेकिन इस बार ये राजनांदगांव आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह को घेरने की तैयारी रहेगी और किस तरह से आपको लगता है कि कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ बीजेपी के गढ़ में आने से पहले? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो तो कांग्रेस के नेता तय करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पर एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्ग संभाग का ये जो एरिया है, राजनांदगांव का एरिया, और दुर्ग संभाग में बड़ी सीटें हैं, 20 सीटें के आसपास, 20 विधानसभा की सीटें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले समय खड़गे जी बिलासपुर आए थे, बिलासपुर में उन्होंने सभाएं की थी और वहाँ के जो आप जो कह रही हैं कि जिस हिसाब से एससी सीटों को वो करने की कोशिश की, राजनांदगांव और ये जो दुर्ग संभाग का जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आदिवासी सीटें भी हैं, जहाँ पे जो एससी सीटें भी हैं और जनरल सीटें भी हैं, तीनों प्रकार की सीटें हैं। जो इसके बाद से फिर राजनांदगांव के बाद से, राजनांदगांव की सीटों के बाद से फिर बस्तर की सीटें शुरू होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक होगा इसमें कि रमन सिंह जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में 2003 से 2018 तक 15 साल शासन रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का एक प्रकार से एक उनकी स्ट्रेटजी होगी कि क्यों ना हम बड़े नेताओं को साधने की या फिर उनको बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने पाटन से जो दुर्ग के सांसद हैं उनको उतारा, क्योंकि उनका भी यही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं ना। तो ठीक इनकी भी स्ट्रेटजी है कि किसी भी प्रकार से हम जो बड़े नेता, जिनको बड़े नेता कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, माना भी जा रहा है। स्वाभाविक रूप से रमन सिंह अभी भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पिछले समय बिलासपुर एरिया में हुआ उनका, अब राजनांदगांव एरिया में हो रहा है। तो इस सीटों पे अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए, देखिए 2018 के चुनाव में उतनी कम सीटें नहीं आई थी कांग्रेस की, लेकिन कुछ सीटें जो है वो इसको मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है, इस तरह की चीजें और भी देखने को मिलेंगी कि जहां जहां बड़े नेताओं का गढ़ है वहां पर कांग्रेस जो है वो अपनी कोशिश करेगी कि वहां सभाएं हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे आकर्षित करें अपनी पार्टी की तरफ। सर, ये आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि बड़े लीडर्स को मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है और दोनों पार्टी की मोर और लेस यही स्ट्रैटेजी है कि मैन टू मैन मार्किंग हो जाए और इसीलिए पिछले बार अरुण साव जी को घेरा, इस बार रमन सिंह जी को घेर रहे हैं। रमन सिंह जी की पॉस्चरिंग भी अब बीजेपी की तरफ से बदल गई है। सब पहले थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब वापस से उनकी पॉस्चरिंग इस तरह से हो रही है कि नेतृत्व में भले उनके ना लड़े लेकिन ये की रोल प्ले करेंगे। तो आपको लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह का अभी दबदबा बाकी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोचना कि रमन सिंह को पूरी तरह से साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेगी या आगे की राजनीति रमन सिंह के बगैर होगी, तो अभी तत्काल जो निकट भविष्य में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक नेता है जो 2003 से 2018 तक आपको 15 साल तक शासन दिया और उनके ही चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछले 2008, 2013 और लगातार 2018 के भी चुनाव उनके चेहरे पे, ठीक है, 15 साल में वो 15 सीटों तक सिमट गए, वो अलग बात है। लेकिन आप इतनी जल्दी आप ये कह दें कि रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी अपनी भी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं नेताओं के हारने के बाद, उनको जो नुकसान होता है, उनको जो व्यक्तिगत नुकसान होता है, वो तो हुआ होगा, लेकिन रमन सिंह अभी भी जो है इस चुनाव में दिखेंगे, लगातार दिखेंगे। उनकी टीम दिखेगी, हो सकता है उनके आने वाले समय में जो और भी जो लोग हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, वो भी दिखाई देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो इन चेहरों के साथ, जैसे
एक आप जैसे कुर्मी जो है उसके लिए आपने चंदेल को रख लिया सामने, साहू समाज के लिए आपने अरुण साव को रख लिया, लेकिन आपके पास उसके बावजूद भी रमन सिंह के ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि रमन सिंह का तो हाथ है इन सब के ऊपर और उसी के हिसाब से वो बढ़ने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, रमन सिंह जी का इस बार भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। इनफैक्ट सर, छत्तीसगढ़ तक की ट्विटर पोल हुई थी, उसमें हमने सीएम फेसेस के बारे में पूछा था, तो उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह सबसे आगे थे उस पोल में भी। सर, राजनांदगांव पे वापस फोकस करते हुए, साहू और कुर्मी कम्युनिटी वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आपने कहा, वहां हर तरह के वोट मिलेंगे, ट्राइबल वोट भी मिलेगा, एक एससी वोट भी मिलेगा आपको, और जो ये कम्युनिटीज है सर, इस पे कहीं ना कहीं कुर्मी कम्युनिटी उभर के आता है, क्योंकि कुर्मी कम्युनिटी अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर भी कुर्मी कम्युनिटी से हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस उस वे में भी अप्रोच कर सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सोच रही है लोगों की, या फिर जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनके एक छोटी एक सोच रही है, जो हम जब उनसे बातें होती थी छोटे छोटे विषयों पे अलग अलग बात करते थे, तो कि जो कुर्मी जो समाज है वो ज़्यादातर शुरू से वो कांग्रेस की तरफ रहा है, उनका एक बड़ा वर्ग। ऐसा पूरी तरह से तो किसी भी समाज में नहीं होता है कि पूरी तरह से वो कांग्रेस में चले गए या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन कुर्मी जो वर्ग है, कुर्मी जो समाज है, उसका एक बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। उसी प्रकार साहू वर्ग का जो समाज है उसका बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। ये शुरू से होता आया है छत्तीसगढ़ में। चूंकि यहाँ पे कभी राजनीति जाति के आधार पर कभी नहीं हुई, धर्म के आधार पर कभी नहीं हुई है। 2018 के चुनाव तक तो नहीं हुई, जहां तक मैंने कवर किया है। 2023 के चुनाव में कुछ हिस्सा आ सकता है, जैसे धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया जा रहा है। पिछले समय इसी के आसपास का जो एरिया है, जो राजनांदगांव से ज़्यादा दूर नहीं है, कवर्धा से ज़्यादा दूर नहीं है, वो बीरनपुर का एरिया जहाँ पे वो घटनाएं हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की भी चीज़ें जो है आने वाले चुनाव में आ सकती हैं। धर्म को लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से धर्म या फिर पूरी तरह से जाति के आधार पर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन धर्म और जाति भी 2023 के चुनाव में आ सकती है। अब आपकी जो बात करते हैं कि ये जो समाज है, दोनों समाज है, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो सभी को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करेगा, तभी वो चुनाव जीत सकते हैं ना। केवल कुर्मी के दम पे या केवल साहूओं के दम पे या केवल आदिवासियों के दम पे या केवल एससी समाज के दम पर आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश ये सभी राजनीतिक दल करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों दल और जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, जो भी दल हो, वो सारे के सारे ये कोशिश लगातार कर रहे होंगे। बिल्कुल, सारे जो दल हैं जो चुनाव इस बार चुनावी रन में उतरेंगे, वो सभी ये कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ें, और मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की स्ट्रैटेजी नजर आती है कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके एरिया को घेरा जाए, उनके वोट बैंक पर अटैक करके जितना हो सके उनके वोट बैंक को अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज में लाया जाए। मैं सुमी राजप्पन, आज के लिए बस इतना ही। अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। बने रहिए तब तक छत्तीसगढ़ तक पर।